नमस्कार। आज के इतिहास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। इतिहास से अच्छा शिक्षक कोई दूसरा हो नहीं सकता। इतिहास सिर्फ अपने में घटनाओं को नहीं समेटे होता है, बल्कि इन घटनाओं से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी कड़ी में जानेंगे आज 7 अप्रैल को देश दुनिया में क्या कुछ हुआ था, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी थी जिसने इतिहास के पन्नों पर अपना प्रभाव छोड़ा। जानेंगे आज के दिन जन्मे खास व्यक्तियों के बारे में और बात करेंगे उनकी जो दुनिया से इस दिन विदा होकर चले गए। तो चलिए चलते हैं आज के इतिहास के इस सफर पर, जहां बात करेंगे पंडित रविशंकर के बारे में, जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ था और उन्होंने अपना योगदान भारतीय संगीत को पश्चिम में लोकप्रिय बनाने में दिया। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। भारत की सांस्कृतिक ख्याति को पश्चिम में व्यापक तौर पर स्वीकार्य बनाने वाले पंडित रविशंकर का जन्म 7 अप्रैल 1920 को वाराणसी के एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ। वह अपने 7 भाइयों में सबसे छोटे थे। पंडित रविशंकर बचपन से ही संगीत के माहौल में पले बढ़े और तरह तरह के वाद्य यंत्रों के प्रति उनकी रुचि रही। शुरुआत में पंडित रविशंकर ने नृत्य के जरिए कला जगत में प्रवेश किया, जिसमें उनके भाई उदय शंकर ने काफी सहायता की। 18 साल की उम्र में उन्होंने नृत्य छोड़कर सितार सीखना शुरू कर दिया, जिसके लिए उन्होंने अपने उस्ताद अलाउद्दीन खान से दीक्षा ली। पंडित रविशंकर का पारिवारिक और वैवाहिक जीवन विवादास्पद रहा। सबसे पहले उन्होंने वर्ष 1941 में अपने गुरु अलाउद्दीन खान की पुत्री अन्नपूर्णा देवी से शादी की थी, जिससे उनको एक पुत्र शुभेंद्र शंकर की प्राप्ति हुई। वर्ष 1992 में शुभेंद्र की मृत्यु हो गई। 1940 के दशक में ही वह अन्नपूर्णा देवी से अलग हो गए और इसी दशक के अंत में कमला शास्त्री नाम की नृत्यांगना से उनके प्रेम संबंध रहे। 80 के दशक के दौरान न्यूयॉर्क कंसर्ट की निर्माता सुजोन से उनका प्रेम संबंध काफी चर्चित रहा और इसी दरमियान वर्ष 1989 में उनकी बड़ी पुत्री नोरा जोन्स का जन्म हुआ। नोरा जोन्स अमेरिका में एक प्रसिद्ध गायिका है। कमला शास्त्री से अलगाव होने के बाद उनके संबंध सुकन्या राजन से रहे, जिनसे उन्हें वर्ष 1981 में एक और पुत्री अनुष्का शंकर की प्राप्ति हुई। बाद में उन्होंने सुकन्या राजन से वर्ष 1989 में विवाह कर लिया। अपने पिता की तरह अनुष्का और नोरा भी ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित हो चुकी हैं। संगीत कला में असीम ऊंचाइयां छूने वाले पंडित रविशंकर को अगर किसी वजह से सबसे अधिक जाना जाता है तो वह है उनका भारतीय संगीत को पश्चिम में लोकप्रिय बनाने का योगदान। पंडित रविशंकर के जीवन में सबसे बड़ा पल साल 1966 का था, जब उनकी मुलाकात बीटल्स समूह के सदस्य जॉर्ज हैरिसन से हुई। यह वह समय था जब युवाओं में रॉक और जैज का संगीत सर चढ़कर बोल रहा था। रविशंकर ने इन्हीं युवाओं के बीच जाकर अपने संगीत के जादू से इनका मन मोह लिया। उन्होंने जॉर्ज हैरिसन, जॉन काल्तरे, जिमी हेंड्रिक्स जैसे नामचीन संगीत के प्रतिनिधियों के साथ कई कार्यक्रम दिए। उन्होंने पश्चिम और पूरब की संगीत परंपराओं के सम्मिश्रण से फ्यूजन म्यूजिक को भी सबके सामने लाने में भी अपना योगदान दिया। पंडित रविशंकर की कला ही थी कि लंदन के सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा और न्यूयॉर्क के फिलहार्मोनिक ने एंड्रे प्रेविन तथा जुबिन मेहता जैसे अप्रतिम संगीतकारों के साथ मिलकर ऑर्केस्ट्रा की कुछ बेहद आकर्षक धुनों की रचना की, जो आज भी संगीत की एक अमूल्य धरोहर के रूप में गिनी जाती है। पंडित रविशंकर ने हिंदी सिनेमा के लिए भी संगीत दिया और बेहद कलात्मक ढंग से संगीत देने में वे सफल रहे। शुरुआत में उन्होंने नीचा नगर और धरती के लाल जैसे फिल्मों में संगीत दिया, लेकिन बाद में उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की अनुराधा त्रिलोक जेटली निर्देशित गोदान और गुलजार की मीरा का भी संगीत दिया। उन्होंने सत्यजीत राय की 3 फिल्मों पथेर पांचली, अपराजितो तथा अपूर्व संसार को अपने संगीत से संवारा। रिचर्ड एटनबरो की महान फिल्म गांधी के संगीत निर्देशन के लिए उन्हें ऑस्कर के लिए भी नामित किया गया था। 1949 से 1956 तक उन्होंने आकाशवाणी में बतौर संगीत निर्देशक काम किया। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से पुरस्कृत पंडित रविशंकर का 11 दिसंबर 2011 को सांस लेने में तकलीफ के चलते अमेरिका के सैन डिएगो के सीक्रप्स मेमोरियल अस्पताल में निधन हो गया।
इस महान शख्सियत को आज भी लोग भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके योगदान को देखते हुए याद करते हैं। तो अभी आपने जाना देश दुनिया में भारत का नाम करने वाले पंडित रविशंकर के बारे में, जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया में अपना पैर रखा था, यानी आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। चलिए अब जानते हैं जानकी वल्लभ शास्त्री के बारे में, जिनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई थी। तो चलिए थोड़ा विस्तार से जानते हैं जानकी वल्लभ शास्त्री के बारे में। श्री जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म 5 फरवरी 1916 में बिहार के मेगरा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री रामानुग्रह शर्मा था। उनके पिता का देहांत जानकी वल्लभ के बचपन के समय में ही हो गया था। उन्हें पशुओं का पालन करना बहुत ही पसंद था। उनके यहाँ दर्जनों गाय, बछड़े तथा बिल्ली और कुत्ते थे। पशुओं से उन्हें इतना प्रेम था कि गाय क्या बछड़ों को भी भेजते नहीं थे और उनके मरने पर उन्हें अपने आवास के परिसर में दफना देते थे। उनका दाना पानी जुटाने में उनका परेशान रहना स्वाभाविक था, क्योंकि उनके पास ज्यादा धन नहीं था। उनकी पत्नी का नाम छाया देवी है। जानकी वल्लभ शास्त्री ने 11 वर्ष की आयु में ही उन्होंने 1927 में बिहार उड़ीसा की सरकारी संस्कृत परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। 16 वर्ष की आयु में शास्त्री की उपाधि प्राप्त करने के बाद वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय चले गए। वे वहां 1932 से 1938 तक रहे। उनकी विधिवत शिक्षा दीक्षा तो संस्कृत में ही हुई थी, लेकिन अपनी मेहनत से उन्होंने अंग्रेजी और बांग्ला का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। जानकी वल्लभ शास्त्री का पहला गीत किसने बांसुरी बजाई काफी लोकप्रिय हुआ। प्रोफेसर नलिन विमोचन शर्मा ने उन्हें जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा के बाद 5वां छायावादी कवि कहा है। शास्त्री जी ने कहानियां, काव्य नाटक, आत्मकथा, संस्मरण, उपन्यास और आलोचना भी लिखी है। उनका उपन्यास कालिदास भी बहुत प्रसिद्ध हुआ था। उन्होंने 16 वर्ष की आयु में ही लिखना आरंभ किया था। उनकी पहली रचना गोविंद गानम है, जिसकी पद्यशैया को कवि जयदेव से अबोध स्पर्धा की विपरीति मानते हैं। आज ही के दिन ही फिल्मी जगत के दिग्गज अभिनेता जितेंद्र का जन्म हुआ था। जितेंद्र भारतीय फिल्मों के जाने माने अभिनेता हैं। जितेंद्र को उनके अभिनय की शुरुआत से ही लव रोमांटिक किरदारों को दर्शाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने अभिनय की वजह से कई सारी लोकप्रियता को अपने नाम किया है। तो आइए जानते हैं मशहूर अभिनेता जितेंद्र के बारे में। जितेंद्र भारतीय फिल्मों के जाने माने अभिनेता थे। जितेंद्र को उनके अभिनय की शुरुआत से ही लव रोमांटिक किरदारों को दर्शाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने अभिनय की वजह से कई सारी लोकप्रियता को अपने नाम किया है। जितेंद्र बालाजी टेलीफिल्म्स के अध्यक्ष के रूप में भी जाने जाते हैं। जितेंद्र का जन्म 7 अप्रैल 1942 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। जितेंद्र ने एक पंजाबी परिवार में जन्म लिया था। उनके पिता का नाम अमरनाथ कपूर था और उनकी मां का नाम कृष्णा कपूर था। जितेंद्र के एक भाई थे जिनका नाम प्रसन्न कपूर था। जितेंद्र का नाम पहले रवि कपूर था, जिसे उन्होंने फिल्मों की दुनिया में आने से पहले जितेंद्र किया था। जितेंद्र ने अपने हाई स्कूल की पढ़ाई सट सेबेस्टियन सा गोयम हाई स्कूल, मुंबई से पूरी की थी। अभिनेता राजेश खन्ना और जितेंद्र ने एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ाई की थी। वह दोनों बचपन से ही एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र थे। जितेंद्र ने इसके बाद सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई और फिर केसी कॉलेज मुंबई से अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की थी। जितेंद्र के पिता जेवरों का कारोबार करते थे। एक दिन जितेंद्र फिल्म निर्माता और निर्देशक वी शांताराम के घर पर कुछ गहने पहुंचाने गए थे। वहीं वी शांताराम को जितेंद्र पसंद आए थे और उन्होंने जितेंद्र को अपनी फिल्म में काम करने का मौका दिया था। जितेंद्र फिल्म इंडस्ट्री में अपने डांस की वजह से सबसे अधिक प्रसिद्ध माने जाते हैं। जितेंद्र का एक अभिनेता के रूप में फिल्मी करियर बहुत ही लंबा साल 1960 से लेकर 1990 तक लगभग 30 वर्षों का रहा है।
इनके फिल्मों में आने की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। जब वे अपने पिता के बिजनेस के चलते ज्वेलरी का सप्लाई करने फिल्म इंडस्ट्री गए तो वहां एक वी शांताराम के द्वारा पसंद किया गया और उनके लुक से आकर्षित होकर इन्हें अपनी फिल्म नवरंग के लिए कास्ट करने का फैसला किया। इस प्रकार इन्हें पहला मौका मात्र 17 वर्ष की आयु में 1959 में मिला। इसके बाद इन्हें दूसरा बड़ा मौका साल 1964 में फिल्म गीत गाया पत्थरों ने वी शांताराम के द्वारा ही दिया गया, परंतु इन्हें सफलता 1967 में फिल्म फर्ज के द्वारा मिली। फिल्म फर्ज के गाने मस्त बहारों का ये मौसम इनका सुपरहिट गाना था। इसमें इनके स्टेप्स लोगों ने बहुत पसंद किए और साथ ही इस गाने में उनके द्वारा पहना गया टी शर्ट और सफेद जूते उनका ट्रेंड मार्क बन गए। इसके बाद कावरा और हमजोली जैसी फिल्मों में जितेंद्र ने और गानों पर डांस किया और इनके डांस के ही कारण इन्हें बॉलीवुड में जंपिंग जैक नाम दिया गया। इन्होंने लगभग 200 हिंदी फिल्मों में काम किया। इनके अलावा कुछ ही और कलाकार होंगे जिन्होंने उस समय इतनी संख्या में फिल्मों में काम किया होगा। जितेंद्र ने हवा हवाई गर्ल नाम से मशहूर श्रीदेवी और जयाप्रदा के साथ कई फिल्मों में काम किया है। इनके साथ की गई कुछ फिल्मों के नाम संजोग, औलाद, मजाल, जस्टिस, चौधरी, मवाली, हिम्मतवाला, जानी दुश्मन, तोहफा आदि है। इसके अलावा इन्होंने साथ में कुछ तेलुगु फिल्मों में भी काम किया है। उस समय इनकी जोड़ी सुपरहिट जोड़ियों में से एक थी। इसके अलावा इस समय जितेंद्र ने गुलजार साहब के साथ परिचय, किनारा और खुशबू फिल्म में काम किया। इन फिल्मों के कुछ सदाबहार गाने ओ माजी रे, मुसाफिर हूँ यारो और नाम गुम जाएगा है। इन सुपरहिट गानों को राहुल देव बर्मन द्वारा कंपोज किया गया, जबकि इसमें किशोर कुमार द्वारा अपनी आवाज दी गई है। जितेंद्र की लव लाइफ की बात करें तो उनका नाम एक बार अभिनेत्री हेमा मालिनी के साथ जुड़ा था। दोनों के शादी के चर्चे भी सुनाई दे रहे थे, लेकिन हेमा ने जितेंद्र को छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला किया था। इसके बाद जितेंद्र ने शोभा कपूर को डेट करना शुरू किया था। साल 1974 में जितेंद्र ने शोभा के साथ शादी की थी। जितेंद्र और शोभा के 2 बच्चे हैं। उनके बेटे का नाम तुषार कपूर है और बेटी का नाम एकता कपूर है। बढ़ते आगे की कड़ी में और बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस के बारे में। आपको बता दें कि आज ही के दिन दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं आखिर क्यों आज के दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। इस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस के प्रभाव से जूझ रही है। ऐसे में इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। आज ही के दिन साल 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे WHO के नाम से जाना जाता है, यह संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा है। इसका प्रमुख कार्य विश्व में स्वास्थ्य समस्याओं पर नजर रखना और इसके निवारण में मदद करना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने की शुरुआत साल 1950 में हुई थी। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्थापना दिवस को हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस के तौर पर मनाया जाता है। हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम अलग अलग होती है। साल 2020 की बात करें तो उस समय विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम नर्सों और मिडवाइफ की सहायता करें है। इस थीम के माध्यम से नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की अहम भूमिका को सराहा गया था। बता दें कि अपनी स्थापना के बाद से WHO ने स्मॉल पॉक्स बीमारी को खत्म करने में बड़ी भूमिका निभाई है। फिलहाल WHO एड्स, इबोला और TB जैसी खतरनाक बीमारियों के रोकथाम पर काम कर रहा है। WHO वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार होता है, जिसमें पूरी दुनिया से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का एक सर्वे होता है। वर्ष 1958 में सोवियत संघ ने WHO के मार्गदर्शन में एक चेचक उन्मूलन कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा और उस दिशा में काम शुरू किया। वर्ष 1977 तक बड़ी सफलता हासिल कर ली गई। लगभग पूरी दुनिया से चेचक को खत्म कर दिया गया। सिर्फ सोमालिया में चेचक के आखिरी मामले की पुष्टि हुई। 1980 में वैश्विक चेचक उन्मूलन प्रमाणन आयोग ने चेचक के नियमित टीकाकरण के काम को रोकने की सिफारिश की, क्योंकि दुनिया से करीब करीब चेचक का सफाया हो चुका था।
साल 1960 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नीग्रो जाति में होने वाले संक्रामक रोग यौज स्थानीय महामारी सिफिलिस, कुष्ठ और आंख से संबंधित रोग ट्रेकोमा को जड़ से खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। इसने एशिया में कॉलरा जैसी महामारी को नियंत्रित करने में भी मदद की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1970 में परिवार नियोजन, बच्चों की रोगरोधी क्षमता को बढ़ाने के लिए 1974 में टीकाकरण कार्यक्रम, 1987 में प्रसूता मृत्यु दर को कम करने के लिए कार्यक्रम और 1988 में पोलियो उन्मूलन और 1990 में जीवन शैली से होने वाली बीमारी को रोकने के लिए अभियान चलाया। 1992 में WHO ने पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए पहल की। 1993 में HIV एड्स को लेकर संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर कार्यक्रम शुरू किया। उस प्रोग्राम ने एड्स पर WHO के चल रहे वैश्विक प्रोग्राम की जगह ले ली थी। तो आज के इतिहास में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए इतिहास के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।